नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और कह सकते हैं कि थोड़ी जटिल कहानी पर बात करने वाले हैं। हाँ बिल्कुल, हॉलीवुड का चीन में दाखिल होना। सही कहा। ये कहानी सिर्फ फिल्मों की नहीं है। इसमें सौदे हैं, इसमें सांस्कृतिक टकराव हैं और हाँ, काफी सारा राजनीतिक दांव पेच भी है। हमारे पास जो स्रोत हैं वो इन्हीं सब पहलुओं पर रोशनी डालते हैं। और आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये सब हुआ कैसे। मतलब हॉलीवुड ने इतने बड़े और सच कहें तो मुश्किल बाजार में अपने पैर कैसे जमाए, और इस पूरी प्रक्रिया में क्या क्या तनाव पैदा हुए, क्या मुश्किलें आईं। दिलचस्प बात यह है कि शुरू में कुछ पश्चिमी अधिकारी इसे एक तरह से शीत युद्ध की वैचारिक लड़ाई का नया मैदान समझ रहे थे। हाँ, कि जैसे कल्चर के जरिए, फिल्मों के जरिए विचारों को बदला जा सकता है। बिल्कुल। तो चलिए इसी कहानी की परतें खोलते हैं। शुरुआत कैसे हुई? कुछ लोग थे जैसे एलन इलियासोफ, जो शुरुआती दिनों में चीन गए। हाँ, इलियासोफ जैसे लोग जरूरी थे, क्योंकि उन्होंने सिर्फ व्यापार नहीं देखा, उन्होंने संस्कृति को समझने की कोशिश की, भाषा सीखी। हाँ, मैंने पढ़ा कि उन्होंने चीनी अक्षरों के मतलब समझे। जैसे पुरुष का मतलब है शक्ति जमा धान का खेत, या घर यानी छत, और सुअर। इससे उन्हें वहाँ की सोच का अंदाजा लगा होगा, है ना? बिल्कुल। और उन्होंने ये भी महसूस किया कि चीन में अपार संभावनाएं तो हैं, लेकिन साथ ही सरकार का नियंत्रण भी बहुत मजबूत है। ये दोनों चीजें साथ साथ चलती थीं। और इसी माहौल में हॉलीवुड स्टूडियोज जैसे वार्नर ब्रदर्स, उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा कि चीन का अपना घरेलू फिल्म उद्योग वो संघर्ष कर रहा था। 80 के दशक के बाद सिनेमा घरों की हालत पतली थी, लोग फिल्में देखने कम आ रहे थे। तो वार्नर ने इसमें एक मौका देखा। हाँ, एक खाली जगह दिखी उन्हें। उधर चीन को भी जरूरत महसूस हो रही थी, अपने सिनेमा घरों को फिर से जिंदा करना था, उन्हें मुनाफे में लाना था। तो हॉलीवुड फिल्में आयात करना एक उपाय की तरह लगा। लेकिन ये सिर्फ पैसों का खेल नहीं था, है ना? चीन ने साथ में कुछ और भी शुरू किया। हाँ, ये बहुत जरूरी बात है। चीन ने हॉलीवुड फिल्मों को आने तो दिया, लेकिन साथ ही उन्होंने मुख्य धारा फिल्में, जिन्हें मेन मेलोडी फिल्म्स कहते हैं, उनको बढ़ावा देना शुरू किया। अच्छा, ये मेन मेलोडी फिल्में क्या थी? ये वो फिल्में थीं जो कम्युनिस्ट पार्टी के इतिहास, उसकी विचारधारा या फिर राष्ट्रीय नायकों का गुणगान करती थीं। तो एक तरफ हॉलीवुड की व्यावसायिक फिल्में, दूसरी तरफ ये वैचारिक फिल्में। साफ जाहिर था कि चीन एक संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा था। पैसा भी कमाना था और अपनी विचारधारा पर नियंत्रण भी रखना था। तो इसी संतुलन के बीच पहला बड़ा सौदा हुआ द फ्यूजिटिव फिल्म का। जी हाँ, वार्नर ब्रदर्स की द फ्यूजिटिव। ये पहली रेवेन्यू शेयरिंग वाली फिल्म थी। लेकिन इसमें हॉलीवुड को सिर्फ 13% हिस्सा मिला। ये तो सुनने में बहुत ही कम लगता है, खासकर अगर हम अमेरिका या यूरोप के बाजारों से तुलना करें। हाँ, सुनने में तो कम है बिल्कुल, लेकिन यहाँ पेच है। ये 13% जो था वो लगभग शुद्ध मुनाफा था हॉलीवुड के लिए। अच्छा, वो कैसे? क्योंकि जो मुख्य वितरक था, चाइना फिल्म ग्रुप, वो सारे खर्चे उठा रहा था। आयात का शुल्क, प्रिंट्स बनाने का खर्चा, विज्ञापन का खर्चा, सब कुछ। तो हॉलीवुड के लिए ये कम जोखिम वाला सौदा था। समझ गया। मतलब पैसा कम मिला लेकिन रिस्क भी नहीं था, और शायद बाजार में एंट्री मिल गई, वो ज्यादा जरूरी था। बिल्कुल, पैर जमाने का एक तरीका था। और एक और बड़ा फायदा था पायरेसी से लड़ने का। उस जमाने में चीन में पायरेटेड वीसीडीज, डीवीडीज की भरमार थी। हाँ, वो तो बहुत बड़ी समस्या थी। तो जब लोग सिनेमा घर में जाकर ओरिजिनल फिल्म देख सकते थे, तो पायरेसी पर भी कुछ हद तक लगाम लगी। और नतीजा, द फ्यूजिटिव चीन में जबरदस्त हिट हुई। मतलब लोग लाइनों में लगकर टिकट खरीद रहे थे। वाह। तो इस पहली सफलता ने आगे का रास्ता कैसे तय किया? क्या चीन ने फिर कोई सिस्टम बना लिया इसके लिए? हाँ, फौरन द फ्यूजिटिव की कामयाबी देखकर चीनी अधिकारियों ने एक मॉडल तैयार कर लिया। मॉडल ये था कि अगर कोई चीनी स्टूडियो सरकार के एजेंडे वाली मुख्य धारा फिल्म बनाता है, अच्छी चलती है, तो उसे इनाम के तौर पर हॉलीवुड की एक बड़ी हिट फिल्म चीन में डिस्ट्रीब्यूट करने का अधिकार मिलेगा। ओह, तो मतलब वैचारिक फिल्में बनाओ और हॉलीवुड फिल्में बांटने का मौका पाओ। ये तो सीधा सीधा प्रोत्साहन हो गया। बिल्कुल। और ये याद रखना बहुत जरूरी है कि सेंसरशिप वो शुरू से ही इस पूरे समझौते का हिस्सा थी। ऐसा नहीं था कि कोई भी फिल्म आ सकती थी। हाँ, ये तो जाहिर है। हर फिल्म रिलीज होने से पहले चीनी सेंसर बोर्ड से पास होती थी, और उनका एक सिद्धांत था, यी वो वेजू। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है चीन का राष्ट्रीय हित सर्वोपरि। यानी फिल्म में ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए जो चीन के हितों, उसकी छवि या उसकी नीतियों के खिलाफ चाहता हो। समझ गया।
तो नियंत्रण हमेशा बना रहा। लेकिन जाहिर है इतने बड़े खेल में टकराव भी हुए होंगे पश्चिमी कंपनियों और चीनी सरकार के बीच। हाँ बिल्कुल हुए हैं। एक बड़ा उदाहरण रूपर्ट मर्डॉक का है। शुरुआत में मर्डॉक ने चीन की क्या कहते हैं सत्तावादी व्यवस्था की काफी आलोचना की थी। उन्होंने कहा था कि सैटेलाइट टीवी तो तानाशाही के लिए सीधा खतरा है। अच्छा, फिर क्या हुआ? चीन की प्रतिक्रिया बहुत तेज थी। उन्होंने फौरन निजी सैटेलाइट डिश लगाने पर पाबंदी लगा दी। मर्डॉक को समझ आ गया कि यहाँ सीधे टकराना महंगा पड़ सकता है। तो उन्होंने क्या किया? पीछे हट गए? हाँ, उन्हें पीछे हटना पड़ा। अपना BBC वर्ल्ड सर्विस चैनल स्टार टीवी के प्लेटफॉर्म से हटाना पड़ा। और तो और बाद में उन्हें चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के मुखपत्र पीपल्स डेली के ऑनलाइन वेंचर में निवेश भी करना पड़ा। मतलब रिश्ते सुधारने की पूरी कोशिश। ये तो बड़ा यू टर्न था। और डिज्नी का भी कुछ ऐसा ही किस्सा है ना, कुंदन फिल्म को लेकर। हाँ, डिज्नी का मामला भी बिल्कुल ऐसा ही था। मार्टिन स्कॉर्सेज़ी की फिल्म थी कुंदन, जो दलाई लामा के जीवन पर आधारित थी। चीन इसे अपने खिलाफ मानता था। तो डिज्नी पे दबाव आया? बहुत ज्यादा। डिज्नी के चीन में विस्तार के सारे प्लान खटाई में पड़ गए। आखिरकार डिज्नी के CEO माइकल आइजनर को सार्वजनिक तौर पर माफी मांगनी पड़ी। उन्होंने कहा कि ये फिल्म रिलीज करना एक गलती थी। माफी मांगनी पड़ी एक फिल्म के लिए? जी हाँ, और सिर्फ माफी नहीं, रिश्ते सुधारने के लिए उन्हें कई और कदम उठाने पड़े। जैसे उन्होंने चीन की एक एक्रोबैटिक ट्रूप को प्रायोजित किया, उसे डिज्नीलैंड में परफॉर्म करने का मौका दिया। तब जाकर उनकी एनिमेटेड फिल्म मुलान को चीन में रिलीज की इजाजत मिली। ये घटनाएं तो साफ दिखाती हैं कि चीन अपने हितों को लेकर कितना सख्त था। बड़ी से बड़ी पश्चिमी कंपनियां भी मतलब झुकने को मजबूर हुई। बिल्कुल। और दूसरी तरफ आप देखें तो बिल क्लिंटन जैसे पश्चिमी नेता उस वक्त भी काफी आशावादी थे। उन्हें लगता था कि जैसे जैसे चीन में व्यापार बढ़ेगा, इंटरनेट आएगा, तो राजनीतिक खुलापन भी आएगा, लोकतंत्र भी आएगा। हाँ, उनका वो मशहूर बयान था ना कि चीन का इंटरनेट को कंट्रोल करने की कोशिश करना जेली को दीवार पर कील ठोकना जैसा है, मतलब नामुमकिन है। हाँ, यही उम्मीद थी पश्चिम में कि आर्थिक उदारीकरण अपने आप राजनीतिक सुधार ले आएगा। तो यहाँ एक बुनियादी तनाव या कह लें विरोधाभास साफ दिखता है। एक तरफ पश्चिमी उम्मीदें कि व्यापार और कल्चर से चीन बदल जाएगा, और दूसरी तरफ चीन की हकीकत, जहां वो हॉलीवुड का इस्तेमाल तो कर रहा था अपने आर्थिक फायदे के लिए, सिनेमा घरों को बचाने के लिए, लेकिन राजनीतिक और वैचारिक नियंत्रण उसने कभी ढीला नहीं छोड़ा। ये विरोधाभास चीन के अपने फिल्मकारों के साथ भी देखा है ना, जो 5th जनरेशन के निर्देशक थे, जैसे चेन काइगे और ज़ैंग यिमो। हाँ, ये भी बड़ा दिलचस्प पहलू है। इन निर्देशकों की फिल्में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सराही जा रही थीं, कान फिल्म फेस्टिवल में, ऑस्कर में। लेकिन चीन में उनकी फिल्मों को लेकर सरकार का रवैया मिला जुला था। मिला जुला कैसे? जैसे शांग येमो की फिल्म जूडो, जब उसे बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म के लिए ऑस्कर नॉमिनेशन मिला, तो चीन में जश्न मनाने के बजाय अधिकारियों ने उसकी रिलीज डाल दी। रिलीज डाल दी? क्यों? उन्हें लगा कि ये फिल्म चीन की एक पिछड़ी हुई नकारात्मक छवि पेश करती है। यहाँ तक कि उन्होंने एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेस को चिट्ठी लिखकर नॉमिनेशन वापस लेने का अनुरोध भी किया था। अरे बाप रे, मतलब अंतर्राष्ट्रीय सफलता भी उन्हें एक तरह से खटक रही थी। हाँ, अगर वो सफलता उनकी नजर में चीन की सही छवि पेश नहीं कर रही थी। वो चाहते थे कि दुनिया चीन को देखे, लेकिन सिर्फ वैसे जैसे वो दिखाना चाहते हैं। इसी कड़ी में एक और दिलचस्प उदाहरण है आंग ली की फिल्म क्राउचिंग टाइगर हिडन ड्रैगन का। हाँ, ये तो कमाल का केस है। पश्चिम में तो ये फिल्म एक सनसनी बन गई थी, ऑस्कर जीते, लोगों को चीनी मार्शल आर्ट्स, वो वुशिया स्टाइल बहुत पसंद आया। हाँ बिल्कुल, एक कल्चरल फिनोमिनन बन गई थी। लेकिन चीन में वहाँ क्या हुआ? चीन में दर्शकों को ये फिल्म उतनी पसंद नहीं आई, बल्कि कई लोगों ने तो इसे खारिज कर दिया। सच में? क्यों? कई कारण थे। एक तो उन्हें लगा कि ये जो वुशिया शैली है, ये उनके लिए कोई नई चीज नहीं है, बल्कि पुरानी पड़ चुकी है। दूसरे, उन्हें फिल्म की गति बहुत धीमी लगी। जो चीजें पश्चिम के दर्शकों को कलात्मक और नई लग रही थी, वो चीन के दर्शकों को थोड़ी उबाऊ और घिसी पिटी सी लगी। ये तो बड़ा विरोधाभास है। मतलब जो फिल्म चीन की संस्कृति का परचम लहरा रही थी दुनिया में, उसे चीन में ही पसंद नहीं किया गया। किलकाम था। चीन चाहता तो था कि उसकी संस्कृति दुनिया में फैले, उसका निर्यात हो, लेकिन ऐसी कहानी बनाना जो अमेरिका में भी चले और बीजिंग में भी, ये एक बड़ी चुनौती थी। और चीनी समीक्षकों का नजरिया कैसा था इन हॉलीवुड फिल्मों को लेकर?
क्या वो उन्हें वैसे ही देखते थे जैसे अमेरिकी दर्शक? नहीं, अक्सर उनका नजरिया अलग होता था। वो कई बार इन फिल्मों की व्याख्या अपने सामूहिकवादी कलेक्टिविस्ट नजरिए से करते थे। जैसे फॉरेस्ट गम को उन्होंने व्यक्तिवाद के बजाय वफादारी और समर्पण के प्रतीक के रूप में देखा। अच्छा, और सेविंग प्राइवेट रायन? सेविंग प्राइवेट रायन को उन्होंने महान उद्देश्य के लिए आत्म बलिदान की कहानी के तौर पे सराहा। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि यही नजरिया राजनीतिक माहौल के साथ बदल भी जाता था। कैसे? जैसे जब युगोस्लाविया में चीनी दूतावास पर नेटो की बमबारी हुई, उसके बाद उन्हीं चीनी समीक्षकों ने सेविंग प्राइवेट रायन को अमेरिकी पाखंड का उदाहरण बताना शुरू कर दिया कि अमेरिका दूसरों को उपदेश देता है लेकिन खुद मानवाधिकारों का उल्लंघन करता है। तो मतलब फिल्मों की व्याख्या भी राजनीति से प्रभावित थी? पूरी तरह से। तो अंत में अगर देखें तो हॉलीवुड फिल्मों का जो मुख्य उद्देश्य था चीन के लिए, यानी अपने गिरते हुए बॉक्स ऑफिस को बचाना, सिनेमाघरों को फिर से चलाना, वो तो पूरा हुआ। हाँ, वो तो हुआ। लेकिन ये सब हुआ चीन की शर्तों पर। नियंत्रण हमेशा उनके हाथ में रहा, सेंसरशिप लागू रही और फिल्मों के मतलब भी वो अपने हिसाब से गढ़ते रहे। तो कुल मिलाकर कहानी यह है कि हॉलीवुड चीन के विशाल लुभावने बाजार में दाखिल तो हो गया, दरवाजा खुल गया, लेकिन ये दरवाजा हमेशा कह सकते हैं कि सरकारी निगरानी में रहा। हाँ, ये एक तरफा जीत नहीं थी जिसकी उम्मीद शायद कुछ लोगों ने पश्चिम में की थी। ये एक जटिल लेन देन था जिसमें राजनीतिक नियंत्रण, सेंसरशिप और गहरे सांस्कृतिक मतभेद हमेशा मौजूद रहे। बिल्कुल, ये सीधी सापाट कहानी नहीं है। इसमें कई परतें हैं, कई दांव पेच हैं, और शायद अंत में सोचने के लिए ये सवाल सबसे अहम है, क्या हॉलीवुड के आने से चीन उतना बदला जितनी उम्मीद की गई थी, या फिर इस प्रक्रिया में चीन ने हॉलीवुड को अपनी शर्तों पर ढलने के लिए ज्यादा मजबूर कर दिया? हाँ, ये एक बड़ा सवाल है। ये जटिल रिश्ता आज भी जारी है और ये हमें संस्कृति, व्यापार और वैश्विक शक्ति के बदलते समीकरणों के बारे में बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करता है।